लोगों के डाउट्स डिस्कस किए हम लोगों ने लास्ट क्लास नंबर ऑफ चेक कर देंगे क्वेश्चन आज ही किसी का डाउट आया था 109 109 आपको फंक्शन में दो पार्ट दिया हुआ देखिए f of x equal x minus greatest integer of x ये आप सब यूज करोगे व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑड जैसे 1 to 2 का अगर आप लोगों का रेंज रहा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1 तो अगर 1 आए तो उस टाइम पर फिर आप ये यूज करोगे ग्रेटेस्ट ऑफ x ऑड है और वैसे अगर ग्रेटेस्ट ऑफ x इवन आए तो आपको ये यूज करना है अब क्वेश्चन में दिया हुआ है -10 से लेकर /2/10 -10 से लेकर 10 f of x into cos pi x दिया अब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मतलब क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यहाँ से भी माइनस कॉमन लोगे तो ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बहुत बड़ी रेंज है -10 से 10 अगर मैं ब्रेक करना चालू करूंगा तो मुझे 20 बार ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि इसको जब हटाएंगे नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर को बॉक्स को हटाएंगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो सकता इतनी बड़ी रेंज है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए
पीरियड जितनी बड़ी रेंज है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है? 1। और आपके पास एक बेसिक प्रॉपर्टी है कौन सी? 0 से लेके nt f of x dx अगर है और अगर f of x अगर पीरियोडिक है f of x प्लस t अगर f of x के बराबर आता है तब इसको क्या लिख सकते हो? n टाइम्स 0 से लेके t f of x dx। इसी को अगर हम सोचे कि अगर आप लोगों को जैसे 0 से चालू होके nt तक है तो किसी का पीरियड अगर सपोज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड अगर 1 है तो अगर मैं 0 से लेके 10 लूंगा तो 0 से लेके 1 10 बार हो रहा है, सही है। और वही रेंज अगर -10 से 0 है तो उल्टा 10 बार हो रहा है, राइट। तो इससे आप लोग ये तो फिर मैं जो बता दूं उसको ध्यान रखो। इसी पीरियोडिक के अंदर एक ऐसा भी याद रखो, इसी चीज को हम ऐसे इंटरप्रेट करें, mt से लेके nt f of x dx, nt से लेके nt f of x dx होगा, t is the period of the given function। तो आप डायरेक्ट ऐसा कर लीजिए क्योंकि ऊपर n टाइम नीचे m टाइम, तो उसका जो गैप होगा वो किसके बराबर होगा? n माइनस m के बराबर होगा, 0 से लेके t f of x dx। इसको आप मतलब इसी का सिंप्लीफाइड करना है सब, ठीक है। तो फिर यहाँ पर इसका पीरियड 1 है, पूरा फंक्शन पीरियोडिक है, तो ये m की प्लेस को 10 into 1 लिखा, इसको -10 into 1 लिखा। m की वैल्यू -10 हुई, n की वैल्यू +10 हुई, n -10 करोगे तो 10 माइनस ऑफ -10 20 हो जाएगा और 20 बाहर आ गया। रेंज क्या बचा? 0 से लेके 1। 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो 0 इवन नंबर है तो ये वाला यूज करूंगा। तो 1 प्लस ये 0 हो गया -x, तो क्या बचा? 1 - x into cos πx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ब्रैकेट ओपन कर लूंगा, cos πx - x cos πx, इसका डायरेक्टली हो जाएगा sin πx का। यहाँ पर बाय पार्ट, तो बाय पार्ट रख के वही लिमिट लगाए तो लास्ट में थोड़ा, ठीक है। रेशनल पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी और ये क्या करें 110। ओके देखो ये आप लोगों को 110 में क्या दिया? I of nx is equal to 0 to x 1 upon t square plus 5 raised to power n, where n start from 1 to 3 चल रहा है। और सारे ऑप्शन में देखो तो i डैश चाहिए आपको। i डैश मतलब अब इसका डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कौन सा रूल लगेगा? लेबिनिज रूल अप्लाई करोगे, x का डिफरेंशिएट 1 और जहाँ t होगा वहाँ पर x रखोगे तो 1 upon x square plus 5 का पावर n माइनस लोअर लिमिट का 0 हो जाएगा, तो कुछ करेंगे नहीं। ये आपका i डैश ऑफ n ऑफ x मिला। अब तीनों चारों के चारों ऑप्शन देख लो तो i6 और i5 की बातें हो रही है हर जगह पर, है ना। तो बेटर है इसके i6 i5 पे काम करते हैं ना, बाकी इसकी जरूरत क्या है। तो i6 i5 पे काम करोगे तो i6 का मतलब क्या होगा? जहाँ पर भी n होगा वहाँ पर 6 रखोगे, तो 0 से लेके x 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 5 का पावर 6, और i5 मतलब क्या होगा? t स्क्वायर प्लस 5 रेज़ टू पावर 5। आपको i6 और i5 के बीच में रिलेशन चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन समझ नहीं आता है, और i6 i5 का रिलेशन चाहिए तो क्या करना चाहिए? i5 मतलब यहाँ पर पावर 5 आना चाहिए ना,
इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/t² + 5 एक बार इंटू 1/t² + 5 का पावर 5 ये कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे, जिससे i5 आ सकता है, तो हम लोग अगर बाई पार्ट यूज करें बाई पार्ट से कुछ फायदा नहीं है, और सोचना पड़ेगा, उसको सोचना चाहिए, क्योंकि बाई पार्ट करोगे तो क्या होगा, 1/t² + 5 को आप u लेने वाले हो, ये आपका v होगा। तो जो सेकंड वाला पार्ट होता है जिसमें आप, क्योंकि और ये भी दिख रहा है कि ऑप्शन में 50 ना 11 ना 9 ऐसे सब भी तो सही है, वो कैसे लाएंगे। और अगर मैं इसका अगर डिफरेंशिएशन भी करूंगा 1/t² + 5 का, तो क्या हो जाएगा, -1/t² + 5 का स्क्वायर इंटू 2t। और इसका तो इंटीग्रेशन अभी भी नहीं आता अपने को, तो फिर इंटू में ये फिर प्रॉब्लम करेगा ना अपने को, फिर इसके आगे क्या करेंगे, ये तो प्रॉब्लम है। इसको और इसके बाद कुछ और सोचते हैं।
अगर इसमें अगर यू भी लगाया बाई पार्ट्स लगाया, बट अगर हम लोग जैसे 1/t² + 5 i5 लेके सोच रहे हैं ना कि t² + 5 इसलिए लिया जाए क्योंकि हमें i5 चाहिए, है ना। अगर उसको अगर अभी कंसीडरेशन नहीं लेते अपने डायरेक्टली t² + 5n लेके ही करें, क्योंकि i6 और i5 को ब्रेक करके फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर अगर सिर्फ अगर 1/t² + 5n का अगर इंटीग्रेशन करना है तो अभी मुझे प्रॉब्लम है कि भाई t² + 5 का पावर n नहीं पता है। और सपोज पता भी होता कि t² + 5/6 है या 7 है तो भी कैसे इंटीग्रेट करते हैं। पर हाँ, अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर होता t, तो फिर मैं इसको u लेता तो ऊपर का t कट हो जाता, राइट। तो फिर एक काम करते हैं, into 1 करते हैं और फिर बाय पार्ट्स लगाते हैं। अगर into 1 करके बाय पार्ट्स लगाओगे तो 1 को भी लेंगे, तो क्या होगा 1/t² + 5n into t माइनस 0 to x, इसका डिफरेंशिएशन किसका 1/t² + 5n का ऊपर जाएगा तो रेज़ टू पावर -n, तो उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा -n बाहर, t² + 5 का पावर -n -1 और 1 का इंटीग्रेशन, तो सॉरी फिर t² + 5 का डिफरेंशिएशन 2t और 1 का इंटीग्रेशन t², मतलब 2t तो t into 2t तो t² हो गया, राइट। तो अब t/t² + 5n, अच्छा इन सब में फिर वो लिमिट तो है 0 to x प्लस n 0 to x क्या बताइए 2t² अपॉन t² + 5 का पावर n + 1, ऊपर और नीचे सेम पावर है तो क्या करेंगे +5 -5, कांस्टेंट का डिफरेंस है तो +5 -5 +5 कर लिया जाए, और अगर सेपरेट करें तो फिर क्या होगा, एक बार कैंसिल, तो कैंसिल होगा तो क्या बचेगा t/t² + 5n, ये सब तो है ही। इसके नीचे जाएगा तो t² + 5 पर कट हो जाएगा, क्या रहने वाला है 1/t² + 5n जो आपका i(n)x है, जो आपका i(n)x, तो 2n into i(n)x, और बाकी क्या बचा -5 अपॉन t² + 5n + 1, तो अगर 5 बाहर ले लो तो बाकी जो बचेगा 1/t² + 5n + 1, अगर यहाँ पर n + 1 है तो इसको i(n + 1) लिखा होगा, तो -5 टाइम्स i(n + 1) into x, करेक्ट। अभी जो 0 to x वाली जो लिमिट थी वो तो इनमें लग ही गया है, बस इसमें भी तो 0 to x वाली लिमिट लगानी पड़ेगी हमें, ये भी इंटीग्रेशन का पार्ट है, इसमें लिमिट लगा इसलिए i(n)x और i(n + 1)x लिख सकते हैं, है ना। इसमें अगर लिमिट लगा होगा तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट x/x² + 5 n + 2n, और ये सब कुछ किसके बराबर चल रहा है i(n)x के बराबर चल रहा है, प्लस 2n into i(n)x -5 टाइम i(n + 1) into x। अब ऑप्शन के हिसाब से चले, ये रिलेशन बना, ऑप्शन के हिसाब से चले तो मुझे i6 और i5 के बीच में रिलेशन चाहिए, i6 और i5 के बीच में रिलेशन चाहिए, तो i6 लाने के लिए इनको 5 रखना पड़ेगा, तो इनको 5 रखा जाए तो ये क्या होगा i5(x) इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर इनको 5 रखा तो ये क्या बचा 1/x² + 5n, जिसको आप लोग i(n)x बोल सकते हो, ये क्या हो गया x टाइम i(5)x, ये बोलेंगे ना, इनको अगर 5 रखना हो तो x² + 5n⁵, तो ये क्या बन जाएगा i(5)x, यहाँ पर इनको अगर 5 रखा तो 10 टाइम ब्रैकेट अगर ओपन कर लिया जाए i(5)x माइनस ये 10 और ये 5 50 टाइम i(6)x, i(5)x को अगर साथ में ले ले 50 टाइम i(6)x को दूसरी तरफ भेज दोगे तो क्या हो जाएगा
50 टाइम I6 ऑफ x, ये 1 टाइम I5 है, ये माइनस 10 टाइम I5 है, माइनस 9 टाइम I5 ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू I डेश 5 ऑफ x। ऑप्शन इसमें डायरेक्टली यू भी कर लेते हैं, इंटू 1 करके। उसके बाद 111 साइन पूरा ओपन करना होगा तो फ्री रख के साइन 6 को पहले साइन x तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है, देखो ना ऐसे करना। साइन 6x है, इन प्रॉब्लम साइन 6x नहीं, मेरी प्रॉब्लम नीचे का साइन x है, तो साइन x को हटाने के लिए पहले साइन 6x की कौन सी फॉर्मूला, 2 sin 3x into cos 3x हाफ इंटर बनी, राइट। फिर sin 3x की फॉर्मूला 3 sin x minus 4 sin cos 3x की फॉर्मूला 4 cos 3x minus 3 cos। यहाँ पे क्या कॉमन, वो sin x और ये sin x कैंसिल। अब क्या है आपके पास 3 minus 4 sin square x into 4 cos cube x minus 3 cos x, करेक्ट। ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 0 से लेके 5/2 3 into 4 cos cube x क्या हो जाएगा 12 cos cube x, राइट। फिर माइनस 3 into 3 cos x 9 0 से लेके 5/2 cos x। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस 16 टाइम 0 से लेके 5/2 sin square x cos cube x माइनस माइनस प्लस 12 टाइम 0 से लेके 5/2 सब में वैल्यू जीरो, सब में वैल्यू जीरो। इसमें नहीं लगाओगे तो फिर भी चलेगी, तो डायरेक्टली हो जाएगा। बाकी सब में वैल्यू जीरो, 0 से 5/2 लिमिट दिया हुआ है, अप्लाई कर लो। याद है ना वैल्यू जीरो। सॉरी 117 ना हर ऑप्शन में B3 माइनस B2 B4 माइनस B3 और B5 माइनस B4 की बात करिए। चारों के चारों ऑप्शन में B3 माइनस B2 B5 सॉरी B4 माइनस B3 और B5 मुझे लग रहा है कि B3 माइनस B2 का जैसा होता है, जो पैटर्न बनेगा उसकी से बाकी भी पता चल जाएगा।
इसमें क्या करते हैं अपने 117 में बी ऑफ एन क्या दिया हुआ है 0 से लेके पाई बाई 2 cos स्क्वायर एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स डीएक्स। तो अगर मुझे b3 माइनस b2 करना है तो b3 का मतलब क्या होगा, n की जगह पर क्या रखोगे 3, b2 मतलब n की जगह पर क्या रखोगे 2, बाकी तो कहीं पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, लिमिट भी सेम रहेगा, साइन एक्स भी वही होगा। तो 0 से लेके पाई बाई 2 क्या हो जाने वाला है cos स्क्वायर 3x माइनस cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई ये b3 माइनस b2 हो जाएगा। cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर b की फॉर्मूला कंपाउंड एंगल में cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर b की फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर b की फॉर्मूला what is sin of a plus b into sin of a minus b? sin square a minus cos square b, sin square a minus sin square b और इसको cos में कन्वर्ट करोगे तो cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर की फॉर्मूला cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है sin of a plus b into sin of a minus b। तो sin of a plus b ये b का काम करेगा और ये a का काम करेगा। तो यहाँ पर a plus b 3x plus 2x 5x into sin of a minus b a 2x है b 3x है 2x minus 3x minus x sin of minus x divided by sin x sin x कैंसिल माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस बाहर चला गया sin 5x का इंटीग्रेशन प्लस cos 5x by 5 कर लो लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2 रखो तो cos 5 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 माइनस 0 रखोगे तो cos 0 1 जिसका आंसर कितना है माइनस 1/5 यह है b3 माइनस b2 का b4 माइनस b3 क्या होने वाला है cos स्क्वायर 4x माइनस cos स्क्वायर 3x सेम फॉर्मूला क्या होगा ऊपर एक बार दोनों का एडिशन 4 और 3 तो 7x हो जाएगा और दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस x है ना डिवाइडेड बाय साइन इसमें जैसे sin 5x है उसके बाद sin 7x आएगा उसका sin 9x आएगा और sin 7x का इंटीग्रेशन माइनस cos 7x by 7 माइनस माइनस प्लस क्या बचेगा cos 7x by 7 लिमिट 0 to पाई बाई 2 रखोगे तो cos 7 पाई बाई 2 0 और 0 रखोगे तो माइनस 1/4। इसके बाद का b5 माइनस b4 क्या आने वाला है माइनस 1/9 तीनों की वैल्यू मिल गई। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भाई b3 माइनस b4 ये तीनों ऑप्शन आप लोग ये तीनों एपी में तो नहीं है माइनस 1/5 माइनस 1/7 माइनस 1/9 एपी में थोड़ी होता है। इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -5 -7 -9 ये एपी में है और इनका डिफरेंस -2 का है तो वो बी भी गलत हो गया ना जीपी का तो सवाल ही नहीं उठता तो सी ऑप्शन छोड़ी तो डी ऑप्शन वो हो गया बहुत ज्यादा लिमिट आ गई एंड में तो क्यूबिक अपॉन क्यूबिक बन गई पार्शियल सेक्शन क्या होगा ना आपने हां 1/x² - 1 माइनस 1/x² - 4 अच्छा मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद वो क्यूबिक बनता है तो फिर हिडन चार्ज करना होगा
पे पहुंची है ना? तो मेरी अच्छा हाँ, देखो इसके बाद दो ऑप्शन होंगे, तो यहाँ तक हमको समझ नहीं है, वैसे समझ में नहीं आने वाली कोई बात ही नहीं, डायरेक्टली पार्टिकुलर से निकलने वाले हो, एक टर्म में से दूसरा टर्म सब्ट्रैक्ट, फिर हम लोग बीच में सोचते थे ना प्लस या कैसे डिसाइड करते थे, वेरिएबल हट जाना, तो बीच में माइनस रखोगे, एलसीएम लिया तो ऊपर 3 बचा, -1 + 4, तो बाहर 1/3 करना पड़ेगा, और ऑलरेडी 12 था, तो 3 4 जा 12 हो गया। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1/2 है ln of x minus a upon x plus है, इसमें भी सेम फॉर्मूला 1/2 है ln of x minus a upon x plus है। फिर ये 4 जब अंदर लिया तो 4 4 कट, ये 4 अंदर गया तो यहाँ पर 4/2 का 2 बचा और 2 को पावर पे ले लिया, जिनसे ln की प्रॉपर्टी और आगे लगा पाऊँ कि माइनस है तो ln में क्या हो जाएगा, डिवीजन, ये डिवीजन में क्या होगा तो x minus 1 का स्क्वायर और 2 आया होगा ना, यहाँ पर 4 अंदर गया होगा तो 2 पावर में गया, तो नीचे x minus 1 का स्क्वायर ऊपर x plus 1 का स्क्वायर, क्या है। फिर इसके अंदर लिमिट लगाए, तो पहले b और फिर 3, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऑलरेडी इसका आंसर दिया था log of 49/40, तो माइनस वाला जो टर्म उसको तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो log में प्लस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई आ गया, तो लास्ट में इतना बचा log 49/50 और ln ऑफ ये बचा, तो दोनों तरफ ln ही है देखा जाए तो हट ही जाएगा, तो आपके नंबर को सेम होना पड़ता होगा, राइट। अब अगर डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाऊंगा तो बी क्यूब वगैरह आ जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, एक कंपोनेंट डिवीजन तो सोचा जा सकता है ब्रैकेट ओपन करके, राइट। या फिर बेटर है कि फिर इसके अंदर बहुत बड़ा नंबर, क्योंकि 49/50 ऑलरेडी को प्राइम पेयर है, तो आगे इसको ये 50 को होने नहीं वाला, तो आपको n की और b ग्रेटर देन 3 भी दिया हुआ है, तो 3 से बड़ी वैल्यू अगर मैं रख लूं, जैसे 2-3 वैल्यू आप रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्योंकि 49 लाना है आपको, 49 तभी आएगा जब यहाँ पर कि ये तो 49 नहीं लेके आ सकता, ये 49 लेके आ सकता, 7 का स्क्वायर 49 होता, तो उसके लिए आपको b को क्या रखना पड़ता है, 6, एक बार 6 ही रख के लेते, 6 रखा तो 6 + 1 7 का स्क्वायर 49 हुआ, यहाँ पर 6 - 2 4 हुआ, यहाँ पर 6 + 2 8 हुआ, 4 और ये 8, तो 4 to 8 हुआ, और यहाँ पर 6 - 1 5 का स्क्वायर 25 to 250, तो फिर इसमें कोई b की वैल्यू रख के देखो कि क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना समझ रहेगी। तो 120 दोनों साइड में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा यार, और वो तो सिंपल भी है, अगर उसकी नहीं रूट 2 डायरेक्ट हो जाएगा, 2x - 6 पे डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा, माइनस कॉमन लेके
हिसाब से आपने लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन किया है, कितना आ रहा है? मेरे हिसाब से 120 में लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कर लेना चाहिए। राइट हैंड साइड में भी आपको इंटीग्रेशन करना है, बट राइट हैंड साइड में जिस तरह से आई की वैल्यूज दिया हुआ है ऑप्शन में, वो सारे ऑप्शन के पेपर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करके लिमिट जब लगाऊंगा 0 से 2, तो मेरे पास कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू बचता होगा, राइट। अब राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन डायरेक्टली करने का सेंस नहीं है, आपको आई ढूंढना है, और आई सारे के सारे वापस इंटीग्रेशन के टर्म में ही है। जैसे आई का अगर फर्स्ट ऑप्शन है, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेके चलो, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट ऑप्शन लेके चलोगे तो उसका लिमिट कितना है? तो सबका लिमिट जितने भी ऑप्शन है सबका 0 to 1 है, और पहला जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है राइट हैंड साइड में वो भी 0 से लेके 1 है, तो लिमिट सेम होगा तो मैं इंटीग्रेशन को ऐड कर सकता हूँ। अब फर्स्ट वाला जब इंटीग्रेशन ऐड होगा तब देखो तो रूट ऑफ 1 + y² तो कट ही हो जाएगा, है ना। तो फिर बचेगा क्या? 0 से लेके 1, 1 - y²/2, फिर तो ऐसा काम बच रहा है क्योंकि आपका प्रॉब्लम वो रूट ऑफ 1 - y² बचता है, तो उसका इंटीग्रेशन लंबा होता है, वो कट हो रहा है ना। फिर वैसे अगर बी ऑप्शन अगर वो मैच नहीं किया तो कौन सा ऑप्शन चेक करूंगा? बी वाला, बी वाले में भी आई डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें चेक कर लेना चाहिए आपको ए और डी ऑप्शन। क्यों ए और डी ऑप्शन चेक करना चाहिए? रूट वाला टर्म कट हो रहा है, रूट वाला टर्म कट हो रहा है, और फिर दोनों तरफ फिर इंटीग्रेशन करके मैच करवा लो कि दोनों तरफ आंसर कहां पर सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का एक बार इंटीग्रेशन कर लो, राइट हैंड साइड का भी इंटीग्रेशन मत करो, पहले ऑप्शन चेक कर लेना। 120 तक में बीच में 106 मेरे को देखना है, 108 भी अपने को चेक करना था। तो 127 1
एक चीज तो समझ आ रही है क्योंकि दो अलग अलग टाइप के फंक्शन दिए आपको, तो दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है तो या तो बाय पार्ट करना पड़ेगा, मतलब बाय पार्ट करना बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो पहले तो फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन आप देखो, ये है ना एक्स स्क्वायर कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 127 में हो गया 48/π⁴, लिमिट क्या दिया हुआ है 0 से लेके पाई, एक्स स्क्वायर कॉमन तो क्या बचेगा अंदर 3π/2 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर हम लोग अगर फिक्स प्रॉपर्टी लगाए, इसमें अगर फिक्स प्रॉपर्टी लगाते हो, अगर ये आपका आई है तो फिक्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो आप x की जगह पर क्या रखोगे, π-6 रखोगे तो क्या हो जाएगा वो आप लोगों का x - π/2, x की जगह पर पाई माइनस x रखोगे तो माइनस प्लस x हो जाएगा, 3π/2 माइनस π/2 राइट। इसको π-x रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी π-x रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट राइट, x प्लस π/2 और यहाँ पर x की जगह पर फर्क पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा π-x का इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस होल स्क्वायर। फिर नॉर्मल हम क्या करते हैं, फिक्स वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करोगे तो यहाँ पर 48/π⁴ तो बाहर ही है, 0 से लेके पाई, लिमिट भी सेम। अब इन दोनों में जब ऐड करोगे तो ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों में कॉमन है, साइन एक्स बाई 1 प्लस होल स्क्वायर, ये कॉमन है। अंदर क्या रहेगा 3π/2 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, 3π/2 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस π/2 इंटू π-x का होल स्क्वायर, ये रहने वाला है। ठीक है, मेरी प्रॉब्लम ये है नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना तो मैं cos को t लूंगा, साइन कट हो जाएगा। मेरी प्रॉब्लम तो ये है, पहले भी यही थी, जब ये अगर हट जाए तो काम हो सकते हैं, तो वो छोटा सा टर्म रहेगा तो बाय पार्ट लगा कुछ कर सके। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहला टर्म 3π/2 x स्क्वायर माइनस x क्यूब, यहाँ पर π-x का स्क्वायर करोगे तो π-2x प्लस x स्क्वायर आएगा, पाई स्क्वायर माइनस 2x सॉरी माइनस 2πx प्लस x स्क्वायर। इस x के साथ जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2πx स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस π³ 2 माइनस 2 कैंसिल π² x और प्लस π/2x स्क्वायर, ऐसा बचा। तो पहले तो माइनस x क्यूब प्लस x क्यूब कैंसिल, प्लस π² माइनस π² कैंसिल, सही है। अब क्या क्या रहा आपके 3π/2 x स्क्वायर प्लस π/2 x स्क्वायर 2πx स्क्वायर, ये 2πx स्क्वायर और 2πx स्क्वायर भी x के सारे टर्म ये और ये कटा, फिर क्या बचा π³ वो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा तो π³ 2 तो 24 बाई और अंदर क्या रहा
0 से लेके 5 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x इसको पुट 2i के बराबर ये वैल्यू भी कर cos x को t उसके इंटीग्रेशन से sin x कैंसल और cos x का डिफरेंशियल में माइनस भी बाहर बचा होगा और लिमिट भी चेंज करोगे तो cos 0 1 cos pi -1 नीचे 1 है ऊपर -1 है लिमिट को इंटरचेंज कर लेता हूं नीचे -1 ऊपर 1 लिमिट को इंटरचेंज किया तो आगे माइनस आएगा और ऑलरेडी एक माइनस था किसका माइनस था cos x का डिफरेंशियल वाला वो माइनस प्लस हो गया होगा तब आपके पास क्या बचा होगा 12/5 1/1 + t स्क्वायर जिसका इंटीग्रेशन और लिमिट -1 tan इनवर्स 1 की वैल्यू 5/4 और tan इनवर्स -1 की वैल्यू -5 होता माइनस प्लस 5/4 5/4 + 5/4 5/2 5 कैंसिल 12/2 हाँ मतलब पहले तो यही लगता है बट जो ऑप्शन दिख नहीं रहा है कि कर लेते हैं तो 130 तो इसमें कुछ फंक्शन को के लेना पड़ेगा तो 50 का डीसी का ढूंढना है ना तो ब्रैकेट के जो अंदर है इंटीग्रल के बाद तो वो थीटा sin थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा sin थीटा का डिफरेंस जैसे t आ गया तो t को थीटा रख दिया थीटा का ये आपको करना पड़ेगा जैसे बीच में क्वेश्चन ऐसे जिसमें हमने के लिया था तो आप -5/2 से लेके 5/2 sin थीटा प्लस t cos थीटा f of t dt को क्या ले लो के ले लो राइट f of थीटा किसके बराबर हो जाएगा sin थीटा प्लस के f of t क्या हो जाएगा sin t प्लस के है ना और वो जो अंदर अब k की वैल्यू पता कर लो कैसे पता करोगे f of t मिल गया ना देखो sin t प्लस के देखो p की जगह पर फिर वो sin t प्लस k करके अब जब sin t प्लस k करोगे तो इसमें वेरिएबल कौन सा है फिर t वेरिएबल है ना हाँ थीटा कांस्टेंट है आपका फिर उससे साइज हो जाना चाहिए नहीं हो रहा था
एफ ऑफ थीटा ये दिया है, ये पता नहीं है बट इतना पता है कि भाई लिमिट होने की वजह से होगा एक क्लास में कांस्टेंट वैल्यू, इसको के ले लेते हैं। तब एफ ऑफ थीटा क्या हो गया अपने पास sin थीटा प्लस के। अब मुझे वो के की वैल्यू पता करनी है, के ये है पूरा -π/2 से π/2 sin थीटा प्लस t cos थीटा इनटू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ थीटा अगर मेरा ये है तो एफ ऑफ टी क्या होगा sin t प्लस के, sin t प्लस के। अब इसके लिए वेरिएबल t है, थीटा कांस्टेंट है, ब्रैकेट ओपन कर तो सबसे पहला टर्म क्या होगा sin थीटा इनटू sin t, sin थीटा कांस्टेंट अंदर बचेगा sin t जिसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, बची है ऑड फंक्शन। और अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम हो साइन ऑपोजिट टू ऑड इवन चेक करना चाहिए, ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाने वाला है। फिर दूसरा टर्म sin थीटा इनटू के, ये पूरा एक कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट sin थीटा भी कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन 1 का t हो जाएगा और t में अगर आप लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो π/2 माइनस और माइनस π/2 पाई, तो वो आ गया आपके पास k पाई sin थीटा, बराबर है। अब बताइए t into sin t, ये जो दूसरा ब्रैकेट t sin t cos थीटा कांस्टेंट बाहर ले लिया, t भी ऑड फंक्शन है, sin t भी ऑड फंक्शन है, तो इवन हो जाएगा तो प्रॉपर्टी के हिसाब से आगे 2 लग जाएगा, लिमिट जो -π/2 से π/2 0 से लेके π/2 हो जाएगा, क्या बचेगा फिर t sin t, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली बाय पार्ट कर लूंगा और फिर यहाँ पर बचा के cos t cos थीटा के साथ जब k मल्टीप्लाई में आया तो k कांस्टेंट cos थीटा कांस्टेंट, अंदर से t रहा, t का इंटीग्रेशन, अच्छा t ऑड फंक्शन है 0, t ऑड फंक्शन है तो उसका भी डिफरेंशियल अगर इंटीग्रेशन 0, तो आपको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे बाय पार्ट से, जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग बाय पार्ट से करेंगे तो t ऐसे ही मतलब आइलेट कैसे, तो कौन u कौन v, आइलेट अलजेब्रिक पहले आता है तो tu sin t का माइनस cos t माइनस t का डिफरेंशिएशन sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t माइनस माइनस प्लस फिर cos t का इंटीग्रेशन sin t, लिमिट 0 से लेकर π/2 रखते ही cos π/2 0 sin π/2 1, ये 1 आया होगा, माइनस लोअर लिमिट रखते ये भी 0 ये भी 0, ये 1 आ गया, तो फिर क्या रहा k इक्वल टू k वाले टर्म को साथ में लेते k माइनस k पाई sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो k कॉमन क्या बचेगा 2 cos थीटा अपॉन 1 माइनस पाई sin थीटा, ये k की वैल्यू है, ठीक है। अब f ऑफ थीटा आपको क्या था sin थीटा प्लस k, f ऑफ थीटा अगर मेरा sin थीटा प्लस k था और k अगर मुझे मिल चुका है 2 cos थीटा अपॉन 1 माइनस पाई sin थीटा, ठीक है। अब ढूंढना क्या था इस क्वेश्चन में 0 से लेके π/2 f ऑफ थीटा d थीटा का, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके π/2 के लिए, तो हो जाएगा sin थीटा का डायरेक्ट हो जाएगा, इसके नीचे को t लेना होगा तो cos कट हो जाने वाला है। ठीक है, 1:30 के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा। बाकी 1:30 तक में बाकी सारे कर लिए, एक ही बच्चा डाउट पूछता है, बाकी वो कोई डाउट नहीं है, होंगे कहाँ से किया होगा तो होगा ना, और ऐसा हो ही नहीं सकता डेफिनेट में आपके डाउट्स ना हो। अब देखो जब से इंटीग्रेशन पढ़ना चालू किया तब से हमें पता है कि इंटीग्रेशन करता क्या है, एरिया आ जाता है। पहले इंटीग्रेशन सीखा, फिर उसमें लिमिट लगा, क्योंकि एरिया ढूंढना होगा तो कहीं से स्टार्ट करके कहीं तो खत्म करना पड़ेगा आपको, राइट। तो इसीलिए डेफिनेट सीखा, फिर डेफिनेट में प्रॉपर्टीज वगैरह आई और अच्छे क्वेश्चन आते हैं डेफिनेट के, हर क्वेश्चन में कुछ सोचना पड़ता है। अब उसका जो मेन एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, जो हम लोग बोलते हैं एरिया, तो जिसमें नया मुझे कुछ समझाने जैसा है नहीं।
आपका इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन मतलब आपको एरिया फाइंड करना है। कोई भी इरेगुलर जो ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर डेफिनेट और एरिया में बस ये फर्क होगा कि डेफिनेट में आंसर नेगेटिव में आ सकता है, एरिया में नेगेटिव में नहीं हो सकता है। दूसरा कि अगर मेरे पास कोई इरेगुलर शेप ऑफ कर्व और मुझे बोला जाए कि इस कर्व का अप टू द एक्स एक्सिस आपको एरिया ढूंढना है, तो आप क्या करोगे? अगर ये एरिया अगर आप लोग को ढूंढना है तो हम क्या करने वाले हैं, a,0 से लेके b,0 तक इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेंगे। आपको अगर इसका एरिया फाइंड करना, आपको क्या करना पड़ेगा, a to b। अगर आपके पास एरिया ढूंढने के लिए ऑप्शन, अगर मुझे अगर डिसीजन दिया कि एक्स एक्सिस तक का एरिया फाइंड करना है तो मैं लिमिट भी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लूंगा। अगर मेरा लिमिट अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो मेरा इंटीग्रेशन भी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा। तो अगर आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पर फंक्शन फिर किसका होगा, होना चाहिए एक्स के टर्म में होना चाहिए फंक्शन। तो वैल्यू किसकी चाहिए होगी, y की। y को f ऑफ x होता है ना, तो y dx का इंटीग्रेशन जब आप करोगे a to b के लिए तो आपको अंडर द कर्व अप टू द एक्सिस, जब भी हम किसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो अंडर द कर्व मतलब कर्व के नीचे अप टू द एक्सिस तक का वो एरिया दे देता है आपको, राइट। अगर मुझे ये एरिया फाइंड करना होता है, सपोज जो बोलता आप ये वाला एरिया फाइंड करते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर ये पॉइंट 0, c है, ये पॉइंट 0, d है, तो मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, c से लेके d तक। किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपने लिमिट किसके रिस्पेक्ट में लिया, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिया, तो आपका इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो वैल्यू किसकी चाहिए होगी, x की। तो x dy का इंटीग्रेशन वैल्यू किसकी चाहिए होगी, x, राइट। बस ये इंटीग्रेशन मतलब आप इंटीग्रेशन कर दो तो आपको एरिया मिलता है, कहाँ मिलता है, अंडर द कर्व अप टू द एक्सिस, अंडर द कर्व अप टू द एक्सिस। और क्या ध्यान रखना है, सपोज मेरे पास कोई कर्व है, तो कर्व का मैंने ग्राफ बना, मेरा कर्व ग्राफ ऐसा है और मुझे ये एरिया और ये एरिया ढूंढना है, ठीक है। तो आप सपोज ये पॉइंट आपका a,0 है, ये पॉइंट आपका b,0, ये पॉइंट आपका c,0। तो अगर मुझे पूरे एरिया ढूंढना है तो मुझे ये एरिया पहले निकालता हूँ, तो a1 नाम दे देता हूँ। a1 क्या होगा आपका, a से लेके b तक का इंटीग्रेशन इस फंक्शन का, है ना। अगर आप लिमिट अगर विद रिस्पेक्ट x ले रहे हो तो इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट x ही करोगे, वैल्यू किसकी रखोगे, y की, तो इसका एरिया आ जाएगा। फिर आप इसका एरिया फाइंड करोगे। अब इसका एरिया फाइंड करोगे तो कहां से कहां तक लिमिट लोगे, b से लेके c तक, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू किसकी चाहिए, y की। बट वो अभी आप जो आप एरिया ढूंढ रहे हो कौन से क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और आपको आंसर किस में मिलना है, पॉजिटिव में। तो मुझे पहले से एक -y लेना पड़ेगा, मुझे -y लेना पड़ेगा, राइट। अब काफी सारे में डाउट ये आ सकता है, सर हम लास्ट में अगर नेगेटिव में आए तो मोड लगा लेंगे तो नहीं चलेगा। मैं बता तो क्यों नहीं चलेगा। सपोज मान लो कि इसका आंसर 2 है, इसका आंसर -3 है, आपने दोनों को ऐड किया डायरेक्टली, तो आपका आंसर कितना है, माइनस। आप लास्ट में मोड लगा लोगे क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो तो आपका एरिया कितना है, 1 स्क्वायर यूनिट है, जबकि इसका आंसर आना कितना है, 5 स्क्वायर यूनिट। आपको इंडिविजुअली हर एक में मोड लगाना पड़ेगा, वैसे नहीं कि पूरा आंसर आने के बाद आप मोड लगा रहे हो। इसीलिए सबसे बेस्ट वे है वो मिस्टेक नहीं करने का। आप अगर एक्स एक्सिस के नीचे का अगर एरिया ढूंढ रहे हो तो कैसे पता चलता है, क्योंकि इसका पहला स्टेप होगा हर एक फंक्शन का ग्राफ बनाना। बोर्ड में अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है या 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो मान के चलो 4 मार्क में से 3 मार्क्स का मिनिमम सिर्फ आपका ग्राफ है, बाकी 1 मार्क की इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत सिंपल आते हैं मेन। और वैसे भी आपको ग्राफ नहीं बनाना तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको एरिया ढूंढना किसका है, इसलिए आपको ग्राफ बनाना सब आना चाहिए। वही सबके मतलब जो स्टैंडर्ड होता है, कौन से स्टैंडर्ड होता है, वो जो हम लोग कर्व मैंने आप लोगों को ग्राफिकल फॉर्मेशन सिखाया हुआ है, उस लेवल तक तो पूछने भी नहीं वाले हैं। बट आपको किसके आने चाहिए, साइन कोस, जो ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ है वो आना चाहिए, पीसवाइज फंक्शंस के ग्राफ आने चाहिए, राइट। लोगरिथम का ग्राफ आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आना चाहिए। सबसे ज्यादा जिसका ग्राफ आना चाहिए वो है पैराबोला।
और वो सबको पता है। बस ये होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म देखने की जरूरी नहीं है, वो शिफ्टेड फॉर्म होगा मोस्ट ऑफ टाइम। आपको वर्टेक्स क्या है वो पता चलना है, और वो हमने बहुत मेहनत की है वो शिफ्टेड फॉर्म कैसे बनाते हैं। परफेक्ट क्वेरी तो बनाना है, राइट। तो आपको सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। जैसे ही ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ इधर सबको एरिया कौन से क्वाड्रेंट में ढूंढना है और कहां से कहां तक ढूंढना है। तो लिमिट भी ग्राफ से ही मिलेगा, और कब आपको माइनस लगाना है वो भी ग्राफ से पता चलेगा। जैसे इसमें मुझे पता चला कि एक्स एक्सिस के नीचे है और एक्स एक्सिस के नीचे तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी। मींस अगर आपका ग्राफ आपका एरिया थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपको माइनस लेना नहीं है, वरना आंसर गलत आएगा। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी जब मोड लगा होगा पर नेगेटिव वैल्यू में मोड हटता है तो आगे माइनस लगता है, राइट। और अगर आप x की वैल्यू का इंटीग्रेशन कर दो और अगर आपका ग्राफ सेकंड या थर्ड में तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट में x की वैल्यू कैसी होती है, फर्स्ट और फोर्थ होगा तो नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करोगे आप, हमेशा ग्राफ बनाओगे। आपको अगर ऐसे दिया जाए कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करके दो, y इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करके दो, तो आप सबसे पहला काम क्या करने वाले हो, ग्राफ बनाने वाले हो। एक लाइन है ये, लीनियर इक्वेशन है तो क्या देगा ये, लाइन, स्ट्रेट लाइन। और लाइन का ग्राफ बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए, दो ही पॉइंट चाहिए, एक एक्स एक्सिस पर एक वाई एक्सिस। एक्स को अगर आपने 0 रखा तो y कितना, 3, करेक्ट। और y को 0 रखा तो x कितना, -3/2। तो यहाँ पर होगा, हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया, दोनों को ज्वाइन कर लिया, ये लाइन है। आपको लाइन एंड एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ऑब्जेक्टिव होगा तो मैं इंटीग्रेशन थोड़ी करूंगा, तो डायरेक्टली एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट कर लूंगा। बट अगर सब्जेक्टिव है, अगर ये बोर्ड में पूछा गया तो अब डायरेक्टली हाइट 3 है, बेस 3/2 है, 3/2 है ना, तो आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होगा तो डायरेक्टली कर लूंगा, पर ऑब्जेक्टिव में इतने ही पूछने भी नहीं वाला है, पर सब्जेक्टिव में पूछते हैं कि मालूम दो मालूम है, तो आप अगर इसका इंटीग्रेशन कैसे करके दिखाओगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूं तो मेरा लिमिट क्या होगा, -3/2 से 0, -3/2 से 0। किसके रिस्पेक्ट में आपने लिमिट किया, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स, तो वैल्यू किसकी रखोगे, वाई क्या है आपका, कौन से क्वाड्रेंट में आप एरिया ढूंढ रहे हो। सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो कैंसिल है ना, पॉजिटिव है। तो इसका इंटीग्रेशन करो, 2x का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर 3 का इंटीग्रेशन, लिमिट अपर लिमिट रखोगे तो 0, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो -3/2 का स्क्वायर, -3 into -3/2, -9/2, 9/4 -9/2, -9/4, और ऑलरेडी एक बाहर माइनस है, 9/4 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आपका आंसर, दोनों लीजिए। अब मुझे इसी को इंटीग्रेशन मतलब एरिया फाइंड करना है, बट विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो मेरी लिमिट क्या होगी, 0 से 3, किसके रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू किसकी, x की वैल्यू y -3/2, कौन से क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू आगे आपको माइनस लेना। अगर ये माइनस नहीं लोगे, आप नहीं लेते तो क्या आता है, आपने इंटीग्रेशन कर लिया होगा, 1/2 को कांस्टेंट y का इंटीग्रेशन, 3 का इंटीग्रेशन 3y। अब लिमिट लगाओ, 3 का स्क्वायर 9/2 -9, लोअर लिमिट लगाऊंगा तो 0 आ जाएगा, 9/2 -9 into 1/2 -9/2। और अगर आप ये माइनस नहीं लगाते तो आपका आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। और माइनस में क्यों आया, क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करो और x की वैल्यू ले लो आप, और x सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो आपको पहले से एक नेगेटिव लेना चाहिए, और वो नेगेटिव आपको क्या हो जाएगा,
बोलते कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करके दो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करके दो। कौन सा करते हैं? मेरा बोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना मतलब क्या है? पर स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, तो कौन सा फॉर्म होगा? अच्छा, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये है मेरा बोला था। इसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको जब आप शिफ्ट कर देते हो तो इक्वेशन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू, यहाँ पर आपने इसको के पे शिफ्ट कर लिया, सही है? तो ये वही वाला फॉर्म होगा। एक बार कहाँ शिफ्ट हुआ एक बार चेक कर लेते हैं। उसके लिए आप परफेक्ट स्क्वायर वर्क करोगे। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या ऐड होगा? 1/4 प्लस 1/4 दोनों तरफ ऐड करोगे ना। ये क्या बन गया आपके पास? x प्लस 1/2 का इक्वल टू y प्लस, कहाँ शिफ्ट हुआ है? -1/2 कॉमा कौन सा क्वाड्रेंट? 4, दोनों नेगेटिव 4 क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पर आपके पास -1/2 कॉमा -1/4 है। यहाँ से कौन सा पैराबोला, अपवर्ड डाउनवर्ड? कैसे पता चलेगा? अपवर्ड है भाई, सामने प्लस अपवर्ड है। एक्स स्क्वायर माइनस होता तो डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड में तो एक्स स्क्वायर ही होता है, सब थोड़ी कि डाउनवर्ड में कुछ और होता है। सब कुछ फोनिक से नहीं गायब हो चुका है, पहले जाके आज रिवाइज करो। प्लस है तो क्या पता चला? अपवर्ड है, कहाँ शिफ्ट हुआ है? -1/2 कॉमा -1/4 का जब अपवर्ड होगा तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट भी करेगा। अब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू टाइम पर 0। आपको क्या क्या चाहिए ग्राफ बनाने में? मुझे कहाँ शिफ्ट हो पता होना चाहिए, पर कहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है वहां को पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस को कहाँ कट करो उसके लिए y 0 होना चाहिए, राइट। y को अगर आपने 0 रखा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर में से x कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से x कॉमन, तो x की दो वैल्यू 0 और -1, 0 एंड -1। इसका मतलब ये होगा कि इसका जब आप ग्राफ बनाओगे ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, एक 0 से पास हो रहा है और एक -1। जैसे ग्राफ बना तो आपको समझ में आएगा एरिया कौन सा ढूंढना होगा। कर्व एंड एक्सिस के बीच का ये एरिया ढूंढ के लेना। तो कहां से कहां तक जैसे ग्राफ बना, अब ये भी पता चलेगा लिमिट क्या है। अभी इक्वेशन तो कहीं पर भी दीजिए लिमिट क्या लेनी है। -1 से किसके रिस्पेक्ट, किसकी वैल्यू क्या है? y। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू, और फिर ये इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर का, एक्स का लिमिट है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो तो 0 रखो तो 0 आएगा। माइनस हो -1 का क्यूब, -1/3 -1 का स्क्वायर, 1/2 1/2 -1/3 1/6 1/6 होगा ना, 1/6। और यहाँ पर माइनस भी है तो -1/6, वो माइनस और ये माइनस प्लस 1/6। इसका एरिया आ गया 1/6 स्क्वायर यूनिट। फिर ये तो हो गया एक कर्व। आप लोगों को टेक्स्ट बुक में तो एक दो एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ 4-5 क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज में कुछ 4-5 क्वेश्चन है, और वो भी सिंगल ग्राफ वाले हैं। तो एकदम मतलब टेक्स्ट बुक में कुछ भी नहीं दिया एरिया को लेके, बट आप लोगों को नॉर्मली जो पूछा जाएंगे मोस्ट ऑफ टाइम आपको दो ग्राफ एक साथ देंगे। जैसे आपको दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y का इंक्लोज रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? दोनों ग्राफ को एक साथ ड्रॉ करोगे। कौन कौन से ग्राफ है? राइट, ये अपवर्ड, और दोनों स्टैंडर्ड ही है। ये राइट और ये अपवर्ड, करेक्ट।
और y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y का इनक्लोज रीजन कौन सा ये एरिया है। जब भी आपके पास एक ही सेम क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा ग्राफ आएंगे तो आपको उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है लिमिट पता करने के लिए। हम सबसे पहले एक पॉइंट बता देंगे, मुझे यहाँ तक का एरिया चाहिए। इसको पता करने के लिए इन दोनों को सोल्व करोगे। x की वैल्यू y स्क्वायर बाई 4 है, इसको पुट कर लेता हूँ। x की जगह पर y स्क्वायर बाई 4 रखता हूँ तो क्या आएगा y स्क्वायर 4 बाई 16 इक्वल टू तो y raised to 4 minus 64y equal to 0। क्या कॉमन क्या रहेगा तो y की दो वैल्यू है कौन कौन 0 और 0 तो मुझे पहले से पता ही था, तो 0 को 0 तो y 0 का x भी तो 0 आएगा और y को 4 रखोगे तो 16 by 4 x भी 4 आ गया, x भी ये पॉइंट क्या हुआ। अब आपको ये एरिया फाइंड करना था, आपके दो ऑप्शन, आप विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हो, आप विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हो। वो आपको डिसाइड करना है कि मुझे विद रिस्पेक्ट टेस्ट करना है कि विद रिस्पेक्ट y करना। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टेस्ट करता हूँ तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसका मुझे इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक करना है 4 तक। अब देखना आप लोग 0 से लेकर 4 तक आप इंटीग्रेशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, वैल्यू किसकी y की। आपको एरिया कौन सा मिलता है अंडर द कर्व अप टू द एक्स। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ ये कौन सा कर्व है y इक्वल टू आपको वैल्यू किसकी रखनी थी y की, वैल्यू किसकी रखनी थी तो y स्क्वायर अगर 4x है तो y कितना 2√x। कौन सा क्वाड्रेंट है y पॉजिटिव ही होता है तो माइनस लेने की जरूरत नहीं। पर जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो इंटीग्रेशन को समझ नहीं आते कि आपको यहाँ रुक जाना है, वो आपको यहाँ तक का एरिया देगा। आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको यहाँ तक का दे देगा। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये पूरा एरिया मिलेगा, ये पूरा, उसमें आपको ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। तब क्या करोगे माइनस, तब क्या करने वाले हो माइनस, राइट। अच्छा इसको अगर जब आप लोग माइनस करोगे तो लिमिट क्या होगा 0 से लेके 4 ही होगा, लिमिट क्या होगा 0 से लेके 4 ही होगा। इसके लिए भी तो लिमिट तो वही है ना 0 से 4, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट वैल्यू किसकी y की। अब कौन सा कर्व की बात करो, इसका अंदर तो कर्व माइनस करना है ना, ये वाला वैल्यू किसकी चाहिए y की, अपवर्ड पैदा हो रहा है तो y इक्वल टू, तो आपको ये पूरा एरिया जो मिला था उसमें से मैंने इसका एरिया को माइनस कर लिया। दोनों केस में लिमिट सेम है 0 से लेके 4, दोनों केस में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, दोनों केस में वैल्यू किसकी रखते हैं y की, दोनों केस में क्वाड्रेंट कौन सा है तो y की वैल्यू दोनों में पॉजिटिव है, राइट। किसमें से क्या माइनस करना है, क्या लिमिट लेना है, सब कुछ ग्राफ नहीं पता चलता और किसी से नहीं पता। तब इसका इंटीग्रेशन कर लोगे तो रूट x का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2 ये 4/3 हो जाएगा और x रेज़ टू पावर 3/2 लिमिट 0 से 4 ये माइनस 1/4 बाहर x स्क्वायर का x³ लिमिट 0 से 4 अगर आपने यहाँ रखा तो 4 to 3/2 8 into 4/3 32/3 यहाँ पर 4 रखा था 64/3, 4 से कैंसिल होगा तो 16/3, तो लोअर लिमिट में तो 0 ही आना है ना, तो 32/3 माइनस 16/3 तो आपका आंसर 16/3 जो आपका इसका आंसर आ गया। ये बता जो आपको फाइंड करना है। अगर यही काम अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू y करना होता तो कैसे करता, ये मैंने विद रिस्पेक्ट x करके दिया। अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू y करना होता तो आप कैसे करते, लिमिट ये पॉइंट क्या होता तो 0 से लेके 4, सबसे पहले किसका इंटीग्रेशन करते हैं, जब मैं वैल्यू तक तो y करता तो 0 से लेके 4 y के रिस्पेक्ट में तो dy, तो वैल्यू किसकी चाहिए ये वाला कर्व लेते हैं, ये कौन सा है व्हाट इज x, कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में
एक्स पॉजिटिव, ओके, ये एरिया भी देगा वो, और ये पूरा देगा बेसिकली। तो उसमें आपको ये वाला पार्ट माइनस करना है, तो क्या माइनस करोगे? इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको अंडर द कर्व अप टू द एक्सिस, अंडर द कर्व अप टू द एक्सिस मतलब वाई एक्सिस अब आपका एक्सिस है, तो अंडर द कर्व मतलब ये एरिया मिलेगा, सही है? ये कौन सा ग्राफ है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स? तो दोनों से में बस वेरिएबल एक्स पर वाई है, उसमें भी क्या यही आएगा 3/3, राइट। एक बार जेडब्ल्यू में यही सेम क्वेश्चन ऐसा पूछा था, इसका 3 पार्ट है, इसको उन्होंने A1 नाम दिया था, इसको उन्होंने A2 नाम दिया था, इसको उन्होंने A3 नाम दिया था, फिर बोला था A1 is to A2 is to A3 ग्रुप के, तीनों का रेशियो ग्रुप के। तो A1 कितना है? अगर ये मेरा A1 है तो 16/3, ये अगर मेरा A3 है तो वो भी कितना आएगा? 16/3, करेक्ट। A3 आपका A1 16/3 नहीं है, सॉरी, ये A2 जो है वो 16/3 है, दोनों मेथड वो कितना है? 16/3 है, A2 आपका 16/3 है। अब A1 मतलब तो इसका एरिया ना, इस ग्राफ का डायरेक्टली इंटीग्रेशन मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ना, ये भी कितना है था? 16/3, तो A1 भी कितना आ गया? 16/3। A3 भी इसका एरिया, A3 मतलब वो भी कितना आने वाला है? 16/3। या तो फिर आप अगर A1 A2 का फाइंड कर लेते हो, जिसमें वो फिर A3 ढूंढने के लिए सब नहीं करता, ये पूरा स्क्वायर है, इसका एरिया 16 है, 4 4 16, उसमें इन दोनों को माइनस कर लूंगा तो भी मिल जाएगा, तो जो भी कितना आएगा 16/3, और तीनों 16/3 तो रेशियो कितना देगा? 1:1। अब जैसे ही ग्राफ बनाओगे आपको ये समझ में आने लगेगा कि आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, कहां से कहां तक करना है, बीच में से क्या माइनस करना, सब कुछ पता चल जाएगा। वहाँ पे 0 से 1 या 0,1 या 0,2 का होता तो भी पूरा एक्स नीचे आ जाता है, समझा? ये 0,0 से पास नहीं होता, और अगर ऐसा होता ग्राफ ये -1,0 ये सपोज 1,0 तो -1 से 1 इंटीग्रेट कर दो, और एक्स एक्सिस के नीचे तो y की वैल्यू नेगेटिव ही ले सकते। दिया है कि x square plus y square equal to 1 and x minus 1 square plus y square equal to 1. x square plus y square equal to 1 and x minus 1 square plus y square equal to 1 का इंक्लोजन का एरिया फाइंड करना है। कौन सा ग्राफ? दोनों सर्कल है, फर्स्ट वाला जो सर्कल है उसका सेंटर रेडियस, x square plus y square equal to r square, हो जाएगा, सेंटर 0,0 रेडियस 1, करेक्ट। ये 0,1 और ये 0, ये वाला सर्कल, ये सेंटर रेडियस 1। तो अगर सेंटर 1,0 है, रेडियस 1 है, तो आप 1 की तरफ शिफ्ट करोगे, 1 की तरफ जाएगा, तो मान अगर इस तरफ जाएगा तो 0,0 से ही पास होगा, और इस तरफ कहां से पास होगा? सेंटर 1,0 था ना, तो 1 यूनिट उस तरफ इनक्लोज रीजन, ये एरिया दोनों सर्कल का एनक्लोज रीजन का एरिया फाइंड करना चाहिए, ये वाला एरिया। पर ये और ये सिमेट्रिक है, एक काम करते हैं ना, ऊपर का फाइंड कर लेते हैं, उसका डबल कर लेते हैं। ऊपर का एरिया फाइंड करोगे कैसे? ऊपर का एरिया फाइंड करना है तो कैसे किया जाएगा? आपको ये एरिया फाइंड करना और उसका डबल कर लेना। 0 से 1 तक के लिए किसका इंटीग्रेशन करोगे? जो x -1 वाला है, 0 से 1 तक जा ही नहीं रहा है। अब 0 से 1 लोग अगर आप इसका कर रहे हो तो ये है ही नहीं 0 से ये वाला पार्ट में, आपको दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए होगा।
भाई 0 से 1 अगर लिया तो इसमें कोई एक ग्राफ से इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, थोड़े पार्ट में ये इंक्लूड हो रहा है, थोड़े पार्ट में ये इंक्लूड हो रहा है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों के 1 को इक्वेट कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y स्क्वायर। इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा तो x स्क्वायर भी कैंसिल मिडिल टर्म माइनस 2x प्लस 1 का 2x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू x को अगर 1/2 रखूंगा तो 1 माइनस 1/4 3/4, तो ये पॉइंट आएगा 1/2 प्लस 3/2 और ये पॉइंट होगा 1/2 माइनस 3/2। तब एरिया फाइंड करने के लिए कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, 0 से लेके पहले यहाँ से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट कौन सा है 1/2, 0 पॉइंट कौन सा होगा 1/2। तो 0 से लेके 1/2 किसका इंटीग्रेशन अंडर द कर्व ऑफ द एक्सिस, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये कौन सा कर्व है, वैल्यू किसकी चाहिए, तो y वैल्यू क्या होगा रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 0 से 1/2 तक आपको इसका एरिया मिला, फिर 1/2 से लेके 1 तक ये वाला कर्व है ना, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, वैल्यू किसकी क्या होगा रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। और जो भी आंसर आएगा उसका फाइनली फिर डबल, क्यों डबल, सिमेट्रिक है, डबल भी करना पड़ेगा। और इसकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पर भी रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x। तो आगे का इंटीग्रेशन आता है फिर ये तो पुट करके वैल्यू निकल ही जाएगा। पर ये लिमिट क्या लेना है वो वापस ग्राफ बनाओगे तो पता चलेगा। तो ग्राफ बनाने में जिनको प्रॉब्लम उनको फिर इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे से जाके कोनिक सेक्शन वैसे तो बहुत कोई टफ नहीं आने वाला है ना, ग्राफ बन जाएंगे आराम से, बहुत मुश्किल नहीं आता है। ठीक है 0 to 1 लोगे तो इंटीग्रेशन किसका करोगे आप, कौन सा कर्व की बात होगी 0 से लेके 1, दोनों का मतलब करोगे। अगर आप 0 से लेके 1 के लिए अगर आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये 1 तक जाएगा, तो ये भी एरिया देगा वो आपको। ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट से निकाल के माइनस कर देंगे, ये आपको पता चल रहा है 0 से लेके 1 तक आपने इसका इंटीग्रेशन किया वो वाला कर्व, ठीक है। फिर आप किसको माइनस करोगे, जो आपका ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा मिला, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा मिला, हाँ तो फिर वो कैसे निकालोगे। अगर मैं सोचूं कि मैं 1/2 से लेके 1 तक इसका माइनस कर दो तो ये भी हट जाएगा, है ना। मतलब एक नहीं हो सकता इसमें सिमेट्रिक सर 0,1/2 और 1/2 1 के लिए भी सिमेट्री 0 से लेके 1/2 और 1/2 इसमें है, ऐसा हर जगह नहीं होगा, इसलिए वो ट्राई नहीं करने का, वो अपने को सीखने में जाने का ही नहीं, आपको पूरे करने का। ऊपर और नीचे सिमेट्रिक में सर्कल सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। ठीक है, इस पे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब तक देखिए इसका जो बाकी है उसको कर लो। पर एरिया में कुछ नया कुछ नहीं, बस ग्राफ बनाना सीख गए तो हो गया। भाई